यस मैम, लिखा आ रहा है रिकॉर्डिंग। Okay. So cost of debt is constant. इस पर्टिकुलर अप्रोच में हमें ये भी assume करना है, assumption, one of the assumption is that cost of debt which is KD is constant and lesser than equity है या नहीं है वो अभी हमने assume नहीं करा इसमें, जैसे कि हमारी पुरानी वाली अप्रोच में था, NI में था। कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस इसमें भी हमें एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी हमें नहीं पे करना है, इसमें भी नहीं करना है। Now NOI propositions. The higher of the higher the use of the debt component या borrowing in the capital, such increases the risk of the shareholders. जितना भी, हाँ, ये वैसे भी बेसिक पॉइंट ही है हमारा कि अगर हम ज्यादातर अगर अपना कैपिटल सिस्टम डेट से ले रहे हैं तो हमें उनको इंटरेस्ट उनको ज्यादा पहले पे करना होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो बाद में, सबसे बाद में हमें कुछ भी पे कर दे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम सबको सबसे बाद में पे करते हैं। सो सॉरी, तो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा हमें उन्हें पे करना होगा और ज़्यादा कंपोनेंट डेट का होगा तो ऑब्वियसली इनकी इनकम पे शेयर होल्डर्स के डिविडेंड इनकम, जो इनकम इन द सेंस कि जो इनका कॉस्ट है, डिविडेंड होता है बेसिकली, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो ज़्यादा रिस्क में आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट हम ऑलरेडी अपनी अर्निंग्स का ज़्यादा पार्ट डिबेंचर होल्डर्स को पहले ही पे कर चुके होंगे। सो द यूज ऑफ द हायर डेट कंपोनेंट या बोरोइंग इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर्स का रिस्क इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं। हमने जो सारी थेरीज का अजम्पशन पढ़ा था उसमें इक्विटी और डेट दो ही चीज़ें थी। डेट को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो रिस्क इनका ज़्यादा बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। Increase in the shareholders risk causes the equity capitalization rate to increase and higher cost of equity. जो रिस्क बढ़ता है, शेयर होल्डर्स का रिस्क अगर बढ़ रहा है तो ये भी एक प्रोपोजिशन हम लेके चल रहे हैं कि अगर शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी हमारा इंक्रीज होने लग जाएगा। हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस तरह से होगा, इट कैन बी जब आप किसी भी पर्सन को रिस्क में डाल रहे हैं, शेयर होल्डर्स को अगर हम रिस्क में डाल रहे हैं और वो हमारे एक तरीके से ओनर्स भी हैं, दी ओनर कैप ओन्ड कैपिटल होती है हमारी इक्विटी शेयर्स की, तो उनको अगर रिस्क में डालना है तो बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनसिक्योरिटी को लेके आना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन एक्चुअली although they cannot demand it legally, but in the annual meetings or maybe in some certain other maybe what do we say, in the voting rights or while choosing the directors and other things, whenever it takes place, whenever the management dissolves in the organization, तो उस टाइम पर ये रोल अपना अच्छा प्ले करते हैं, उस टाइम पर हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनको पे करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द रिस्क दे हैव एक्चुअली सीन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डेट कंपोनेंट। हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी नलिफाइज the advantages gained due to cheaper cost of debt। अब जब हमने यहाँ पर हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कर दिया, हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमारा हो गया और हमने हायर कॉस्ट ऑलरेडी डेट का भी अगर कर चुके हैं तो इस नलीफाई हो गई ये दोनों चीज़, दोनों ही कॉस्ट पे इक्विटी का भी और जो था डेट का भी, दोनों का ही हायर हो गया। तो एक तरीके से सो हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो, अगर हमने हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कर दिया है, इंक्रीज कर दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गया हमारा, तो फिर हमारा जो एक एडवांटेज था कि हम कॉस्ट ऑफ डेट को चीपर रेट में ले पा रहे हैं या उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो भी हमारा ख़त्म हो गया कि कॉस्ट ऑफ डेट तो हम ऑलरेडी इंक्रीज रेट पर ले चुके हैं। और अब अगर हमारा बिकॉज ऑफ द कैपिटलाइजेशन अगर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हमारा बढ़ रहा है तो फिर there is no point of the taking advantage जो भी हमारा cheaper cost of debt था उसकी वजह से। So in other words, finance mix is irrelevant and does not affect the value of the firm।
ये पर्टिकुलर जो अप्रोच है, इट इज सेइंग दैट इट डज नॉट अफेक्ट वेदर हम हायर करें इक्विटी से, हायर इन द सेंस कि वेदर वी raise the capital through debt or equity, it is not going to impact the value of the firm. ये एक illustration है. अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी वाली पे आ जाती हूँ एक बार, ये BSV इन ऑल दैट करके, तो हम यहाँ पे आते हैं. टर्मिनोलॉजी जो हमने पहले पढ़ी थी, ये टर्मिनोलॉजी है. जैसे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट B हो गया, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज S, V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है, KS KD और KE जो है ये इक्विटी शेयर्स या डेट की कैपिटल एंड ऑल है. तो अब इस इलस्ट्रेशन में या तो हम वो कोई भी एग्जांपल आप भी लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो या तो पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि B क्या है, S क्या है और V क्या है, या फिर अगर आप BSV ही लिख रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि B इज इक्वल टू टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द, यस विनीता, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट. सो B इज इक्वल टू टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट हमारी इतनी है. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी 24,000. ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे हम बता रहे हैं ये चीज़. NOI हम अज्यूम कर रहे हैं अपना 2400 है. कॉस्ट ऑफ डेट हमारी है वो 8% है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी KS को हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिया है, वो हमारा जो पड़ेगा हमको वो 10% होगा, और डेट हमारा है 4500. तो 4500 हमारा डेट का कैपिटल है, इनटू हम उसको कर सकते हैं 8%, तो हमारा उसका कॉस्ट आ जाएगा. इस तरह से हमने ये टोटल इलस्ट्रेशंस में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ले लिए हैं. एंड कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा किस किस परसेंटेज पे कितना आएगा वो हमने एज्यूम कर लिया कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम 50% लेते हैं तो 50% अगर हम टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट इतना आएगा. नेट ऑपरेटिंग इनकम को भी अगर हम इससे ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इसमें इंक्रीज कर रहा है. KE का जो कर्व है वो हम ऊपर दिखाएंगे. NI में हमारा KE का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, इसमें अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. बाकी हमारा KO एंड KD रिमेंस द सेम. वैल्यू ऑफ द फर्म हमारा NI अप्रोच में अपवर्ड स्लोपिंग था. V कर्व जो था हमारा वो ऊपर जा रहा था इक्विटी प्लस डेट करके. इसमें हमारा वैल्यूएशन ऑफ द फर्म विल रिमेन सेम, इट विल नॉट इंक्रीज. थर्ड इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का थर्ड अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच. दिस वाज आवर फोर्थ अप्रोच बेसिकली, बट दिस इज थर्ड. हम फोर्थ हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे. MNM जो अप्रोच हमारी फोर्थ है वो हम आगे पढ़ते हैं. थर्ड अप्रोच इज ट्रेडिशनल अप्रोच. सो NI अप्रोच एंड NOI अप्रोच होल्ड एक्सट्रीम व्यूज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म. ये तीनों चीजें हमने उन दोनों अप्रोचेस में काफी पढ़ी हैं पहले कि कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी है और वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिलेशनशिप कैपिटल स्ट्रक्चर से होगा या नहीं होगा, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ फर्म पे होगा इम्पैक्ट कुछ या नहीं होगा. ये तीनों चीज़ें हमने NI और NOI अप्रोच में पढ़ लिया है. ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, इंटरमीडिएट अप्रोच इसको वी आल्सो कॉल, एंड इट्स अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम अप्रोचेस. कि कहीं ना कहीं जो कुछ हमने assumptions NI में ली हैं, कुछ assumptions हमने NOI में ली हैं, उन दोनों के बीच की एक सिचुएशन जो है इस ये अप्रोच वहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो करती है. ट्रेडिशनल अप्रोच कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हम अपना एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएं कि वो थोड़ा ऑप्टिमल हो. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डेट से हम ज़्यादा रेस करना चाहिए या हमें इक्विटी से कम रेस करना चाहिए, इक्विटी से नहीं रेस करना चाहिए. जैसे दोनों कैपिटल, दोनों लास्ट के अप्रोचेज में हमने ये पढ़ा था. इसमें हमें क्या करना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल. हम अपना ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर रखें जिससे कि हम खुद ये एनालाइज करें कि कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट का कॉस्ट हमें कम पड़ेगा, हम उससे ज़्यादा हायर करें. एंड वेयर द WACC इज मिनिमम, ऑब्वियसली उसका मतलब यही है. ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि हमारा WACC जितना मिनिमाइज हो सकता है लीस्ट कॉस्ट पे हम मार्केट से अगर
कैपिटल रेज कर पा रहे हैं एट द लीस्ट कॉस्ट, तो WACC ऑफ कोर्स हमारा मिनिमम रहेगा, तभी हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमाइज्ड एंड प्रॉफिट्स विल आल्सो बी मैक्सिमाइज्ड। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बेटर अप्रोच है हम दोनों से, NI से भी और NOI से भी। As per this approach, a best possible mix of debt and equity capital will maximize the value of the firm. कि हम जो भी इस पर्टिकुलर अप्रोच के थ्रू मिक्स जो भी ले रहे हैं इक्विटी का या डेट का, वो हम खुद अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि डेट से अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा या वैल्यूएशन ज़्यादा होगा या इक्विटी के लिए क्या पैसा कम बचेगा या रिस्क ज़्यादा होगा या क्या होगा। हम खुद ही मार्केट को स्टडी करके बेस्ट पॉसिबल मिक्स फॉर द करंट टाइम्स वी आर मेकिंग, व्हाट विल बी द राइट मिक्स फॉर द डेट और इक्विटी कैपिटल so that we can maximize the value of the firm. ट्रेडिशनल अप्रोच में की 3 स्टेजेस हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द बोरोइंग्स। Since KD is lesser than K, as a result WACC reduced gradually. This phenomenon is up to a certain point. यानी कि इसका पहला सिचुएशन जो है वो ये है कि बोरोइंग्स अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, बोरोइंग जब हम ज़्यादा कर रहे हैं, बोरोड कैपिटल जो होता है वो हमारा इक्विटी कैपिटल है। अगर हम इक्विटी कैपिटल को ज़्यादा रेज कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट हमारा WACC जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा या रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट जो है हमारा वो लेसर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। At the end of this phenomena, the reduction in the WACC ceases क्योंकि एक तरीके से स्टेजेस है ना, वन आफ्टर अनदर हो रहा है कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, जैसे NOI अप्रोच में भी हमने पढ़ा था। तो इसमें यह है कि जब ये चीज़ हो जाएगी, दिस फर्स्ट फिनोमेना इज डन, देन एट द एंड ऑफ दिस फिनोमेना द रिडक्शन इन WACC ceases मतलब कम हो जाता है, WACC हमारा रिड्यूस हो जाएगा एंड इट टेंड्स टू स्टेबलाइज। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कि स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगी हमारी जो कॉस्ट है। पहले तो रिड्यूस होती जाएगी और फिर एक जगह पे आके स्टेबल हो जाएगी कि अब इससे ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं हो सकती है। फर्दर इंक्रीज इन बोरोइंग्स विल नॉट अफेक्ट WACC, यानी कि हम एक बार को अगर बोरोइंग्स लेयर इंक्रीज भी कर रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जब वो WACC को भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा एंड द वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑल्सो बी स्टैग्नेंट, वो भी स्टेबल हो जाएगी। Value of the firm with us, whatever value we have already valued about our organization, वो हमारा एक तरीके से स्टैग्नेंट हो जाएगा एक पॉइंट पर आके। पहले तो WACC सीज होता है, स्टार्ट होगा रिड्यूस होना समथिंग, बट एट द सेम टाइम आफ्टर रीचिंग सर्टेन पॉइंट इट विल stabilize. Give me 1 minute, I'll just click your attendance first और फिर फर्स्ट पॉइंट में वो Okay, so we are back. I'm so sorry about the class which I have joined today late, and because of some emergency I was not able to start the class in time today, guys. अच्छा, आज जो हमारा टेस्ट है इवनिंग में, उसके बारे में एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड एंड कोई क्वेश्चन कुछ क्वेरी तो नहीं है इसके बारे में आपको? आज विल जस्ट गिव यू द ओवरव्यू। 10 क्वेश्चंस ही आएंगे, छोटा ही टेस्ट होगा, सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हैं, तो आप के पास
एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 2 मिनट हैं, 1 मिनट तो है ही कम से कम। आप अपना ईमेल आईडी को एक रेडी रखिएगा बिफोर यू लॉग इन टू योर MCQ 2 टुडे। आपको वो ईमेल आईडी पॉप अप करेगा एंड द करेक्ट ईमेल आईडी विल ओनली बी टेकन एंड एक पर्सन एक ही बार फिल कर पाएगा फॉर्म। तो जिसने पहले फॉर्म जिस सेम आईडी से अगर मुझे जो आ गया है मैं उसको अज्यूम करूंगी। लास्ट टाइम आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप में काफ़ी कुछ फिल कर दिए थे। एक पर्सन ने शायद 2-3 में भी फॉर्म फिल कर दिए थे। अभी एक ही फॉर्म आप फिल कर पाएंगे एक आईडी से, और अपना रोल नंबर जो जिस भी रोल नंबर से मुझे पहले आ गया टेस्ट मैं वही अज्यूम करूँगी और फर्स्ट वाले को ही कंसिडर करूँगी। फॉर श्योर जो टाइमिंग्स मैंने रखा है 6:30 के बाद, इस बार कुछ भी एक्सेप्ट मैं नहीं करूँगी। अगर प्रॉब्लम्स विल बी कंसीडर, जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट कर दिया था कुछ प्रॉब्लम हो गया कुछ हो गया, मैंने कुछ केसेस को कंसिडर कर लिया था 6:40-45 तक भी। इस बार थोड़ा ऐसा नहीं होगा क्योंकि छोटा सा बहुत टेस्ट है, सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस है। लास्ट टाइम वी हैड 15 क्वेश्चंस एंड टाइम वाज ऑलमोस्ट सेम, ऑल्दो आई कंसिडर्ड द टेस्ट अंटिल 6:40 तक जो भी सबमिशंस हुए थे मैंने वो कंसिडर किया था। बट इस बार द मार्किंग इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, मोर ओवर एट द एंड ऑफ द एग्जाम यू विल बी एबल टू सी योर मार्क्स ऑल्सो। जैसे लास्ट में आपको सबको अपना मार्क्स पूछने की मेरे से जरूरत पड़ रही थी, तो इस बार वैसा नहीं होगा। आपको अपने मार्क्स खुद ही एट द एंड ऑफ द एग्जाम दिख जाएंगे जैसे आप सबमिट कर चुकेंगे। अपने स्कोर्स आप देख लीजिएगा, स्कोर्स विल बी ऑन 10, 1 mark each question, so only 10 questions will be there. Is that okay? MCQ से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेरी तो नहीं है अभी? एक छोटा सा चेंज और आया है जो अभी मैनेजमेंट की तरफ से सभी फैकल्टीज को भी बताया गया था कि जो हमारे असाइनमेंट्स थे, मैंने आपको बोला था कि हमारे असाइनमेंट्स 4 असाइनमेंट होंगे, तो वो 4 असाइनमेंट्स नहीं है, हमारे असाइनमेंट्स होंगे 5 और MCQs भी हमारे होंगे 5। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में FM में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, तो हम यूनिट वाइज पहले एक एक MCQ कर लेंगे। जैसे 1 का हमने कर लिया, अब हम 2nd का आज कर रहे हैं। 3rd यूनिट कंप्लीट होते ही हम एक और MCQ कर लेंगे और 4th यूनिट के बाद 4th, और जो 5th MCQ होगा वो फिर एक कंसोलिडेटेड पूरे जो हमारा सिलेबस है उसका हम एक टेस्ट ले लेंगे, तो MCQ हो जाएंगे हमारे 5 कंप्लीट। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि हर वीक में मैं आपको एक MCQ और एक असाइनमेंट देती हूँ, बट आई एम वेटिंग फॉर द 3rd यूनिट टू गेट कंप्लीटेड फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको 3rd असाइनमेंट दे पाऊंगी। एंड सेम इज विद MCQ ऑल्सो कि हमें यूनिट तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हो पाएगा। एक वीक इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम पूरी यूनिट को कंप्लीट कर पाए, बट आई एम ट्राइंग। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद एक और हमारा डिविडेंड का भी बड़ा टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है, तभी हमारा 3rd यूनिट भी कंप्लीट होगा एंड देन वर्किंग कैपिटल विल स्टार्ट। सो ट्रेडिशनल थ्योरी पे हम हैं। Traditional approach will just say, okay, the next approach, next stage for this okay, we will continue this particular theory in the next class. Very few seconds are left. I have captured your attendance. Whatever people are there right now will be given the attendance for today. So all the very best to you all for your current today's exam, for your MCQ2 and traditional approach में फिर next ये जो approach की 3 stages हैं, ये मैं आपको कल वाली क्लास से दोबारा स्टार्ट करके बताऊंगी। तो आज आप लोग 6 o'clock प्लीज सभी रेडी रहिएगा। आई विल नॉट गिव यू एनी रिमाइंडर और एनीथिंग। एट 6 sharp आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक विद यू गाइस इन द ग्रुप। ओके, good luck to you all. Thank you for your time and sorry for the delay in the lecture today. I have actually joined you guys late. Thank you. Bye.